तो आपको एविडेंस के बगैर बात नहीं करनी चाहिए, तो एविडेंस प्रोवाइड करें मुझे, सिंपल, मेरा राइट है। अरे एक नॉर्मल सा फोन है, आप जो है क्रोम पे जाओ, सर्च करो पहले। जी मैं हवाई में थोड़ी ना बोलूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप जो है, मैंने 12th की एक बायोलॉजी पढ़ी, ओपन एआई से जो है वो रिसर्च की है और क्रोम वगैरह वेबसाइटों पे जाके देखा है। अब आपके सामने ये कहाँ से लाऊंगा मोबाइल में, मैं आपसे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है और मैंने भी पढ़ा हुआ है, इस बेस पे बात हो रही है। ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी 12th क्लास की बुक सुनना शुरू कर दूं। देखें, अगर आपको पेपर देने हैं 12th क्लास के, तो आवाज हक अनसेंसर्ड की स्ट्रीम रिवीजन का एरिया नहीं, ये ट्यूशन सेंटर नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है, ठीक है। कि यहाँ जैसे ही आप ये कहते हो कि आप एवोल्यूशन के थ्रू आए हैं, आपका कोई खालिक नहीं है, तो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर से मोरालिटी फुक करके उड़ जाती है। अब आप पेट के बच्चे को अबॉर्शन करो, आप बच्चे को कहीं भी फेंको, आप एक औरत का रेप कर दो, आप एक बंदे को मार दो, आप कुछ भी कर दो, आप भाई एक एनिमल हो। अब उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए थोड़ी सी ग्रूम कर दिया, उसको थोड़ा सा ना उसकी जिसे कहते हैं गार्निश करना, सोशल एनिमल। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। क्या जानवर रहे हैं, यानी गाली है। अच्छा कमाल चेक करें, इस्लाम जब कहता है कि जो अकल इस्तेमाल नहीं करते या जो खुदा के एक खुदा के अलावा पूछते हैं वो शरुल बरिया है, क्योंकि अकीदे का असर पड़ता है, जैसे मैंने सही डिटेलिंग दी, बुरा आदमी बन जाता है। तो शो डाल देते हैं, हाँ इस्लाम ने हमें कहा वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर, बदतरीन मखलूक शरुल बरिया है। अच्छा वही साइंस जब इनको कहती है कि तुम में और एक कुत्ते में सिर्फ सिर्फ स्पीशीज का, तुम में एक सुअर के अंदर एक स्पीशीज का फर्क है, तो बाछे खिलाकर कहते हैं वाओ व्हाट अ डिस्कवरी, व्हाट अ नॉलेज। दे दें आप प्योरली एग्नोस्टिक हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, मुस्लिम है या सनातन धर्म से है या क्रिश्चियन है, क्या बैकग्राउंड है? ये मुस्लिम ही हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन जो है ना मेरे में, ये इस वजह से मैं अभी मतलब पूरी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं मुसलमान बनूं या नहीं। नहीं यानी आप समझ गया, यानी आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं मगर अभी आप में थोड़ा सा शंका है। वही एक क्वेश्चन है ना, वो आपसे अभी पूछूंगा वो। ठीक है। अच्छा क्या एज है आपकी? 18। 18। अच्छा अब मुस्लिम घर में आप पैदा हुए और कितने साल तक आपको फील हुआ कि आप मुसलमान हैं भाई प्यारे? अरे पिछले साल ही, जब मैंने 12th में वो एक चैप्टर पढ़ा है ना एवोल्यूशन का, वहां से मेरे को फिर वो जो है अपने क्लासमेटों से पूछा, वो भी वही सब बोलने लगे कि नहीं हमें सिर्फ इस्लाम मानना है, ये सब झूठ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा आप एज आपकी 18 ईयर्स है, तो यानी आप नमाज वगैरह पढ़ते थे, कुरान वगैरह पढ़ते थे भाई? पढ़ता तो हूँ ये, लेकिन अभी मेरे में अब ये सवाल है ना यार, इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा वो तो ठीक हो गया, वो समझ गया मैं, उसका हम करते हैं मसला हल। वो मैं असल में जानना चाह रहा हूँ ना, थोड़ा सा परिचय लेना चाह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो। 90, आप मुझे 90% मुस्लिम कह सकते हैं, लेकिन 90% कह सकते हैं मुस्लिम हूँ। अच्छा ठीक है, 90% है। ये सामने ना ये आयत पढ़ के सुनाइएगा। जल्दी जरा। एक मिनट। हाँ जल्दी, ये जी ये वाली, जी ये वाली। कहाँ पे? वबा जी भाई कौमिल 90%। जी जी यजरी मिन ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली कौन सी वाली? ये वाली जो ये ये वाली ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, जी जी जी। ये वलकद अरसलना मूसा। आगे। जी पढ़ा हुआ है यार, मेरे को आपसे ना ये सवाल पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वो पढ़ तो आयत मुकम्मल पढ़ दें, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा होता है, थोड़ी जानकारी है ना, फर्स्ट टाइम है, हो जाएगा तो फिर आपसे चलेगी आपकी बात, तुम नहीं जी पढ़िएगा पूरा। क्या भाई एक मिनट, ये वाला, ये ग्रीन वाला आयत जो है ना पूरा पढ़ दो, ये आयत जरा पूरा पढ़ दें जी, ये वाला। कहाँ पे? एक मिनट। भाई ये वाला ये नीचे वाला ये वाला भाई, ये वाला, ये ग्रीन वाला, जल्दी पढ़ना भाई। अब आया। वअम्मल्लज़ीना सुईदु फीही फील जन्नति खालिदीन फीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु
इल्ला मा शा रब्बुका अताअन गैरा मजदूर। आगे आगे आप खुद ही पढ़ लो जल्दी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अरे पता है मुझे। हाँ जी, क्या हो गया? नहीं ठीक है, आपने सही कोशिश तो सही की है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, आप बुरा ना माने। असल में ये पूछने का मकसद ये होता है ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें कि हम किस ग्राउंड पे हाँ खड़े हैं, पता है। ठीक है ना, किससे बात हो रही कंफर्मेशन के लिए, आप कंफर्मेशन हाँ के लिए। कंफर्मेशन। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। अच्छा दूसरा ये कि शोर आ रहा है आपके माइक से, थोड़ा माइक आपने करना है अब दूर, क्योंकि अब बात हमारी काम की शुरू होने लगी है, ठीक है। ठीक। ठीक है जी। जी भाई, आप तो कहने लगे थे शुरू आप पे कोई शुरू करें। सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो सवाल आप करने लगे हैं, ठीक है, ये जो सवाल आप करने लगे हैं, ये वो सवाल है जिस वजह से आप इस्लाम से निकल गए या आप समझते हैं आप मुसलमान नहीं हैं? कह भी सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। अच्छा, किस सेंस में कह सकते हैं और मतलब किस पूरी सेंस में तरह नहीं कह सकते? ये मैं नहीं कह रहा कि मैं गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम जो है ना वो इस चीज पे वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है उस टॉपिक पे। अच्छा, अब सुनिए भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो क्योंकि पता है कि मैं सवाल में जंप इन होने से, क्योंकि मैं पूरी सिंसियरिटी और पूरी ऑनेस्टी के साथ फिर आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं तो स्कॉलर नहीं हूं, बट मैं कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे लिए जरूरी ये है कि पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना शुरू करूं तो मुझे पता हो कि क्या ये वो सवाल है जो प्राइमरी सवाल है आपका, यानी ये वो सवाल है कि अगर इस सवाल का जवाब आपको मिले तो आप सोचोगे कि यार आप क्या फैसला कर रहे हो क्या नहीं, यानी इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट? या बिल्कुल। ठीक है, गुड जी, प्लीज गो अहेड प्यारे भाई, प्लीज पूछें। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस्लाम जो है ह्यूमन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है या नहीं। ह्यूमन एवोल्यूशन कह रहे हैं आप? आपने पढ़ी है 12th की बायोलॉजी। नहीं, फर्क समझे, एक है ह्यूमन एवोल्यूशन, एक है डॉर्वेनियन एवोल्यूशन, आप दोनों में से किसकी बात कर रहे हैं? वो उसी टॉपिक के अंदर आता है ना, डार्विनियन एवोल्यूशन के। नहीं फर्क है ना, फर्क समझ। भाई शोर आ रहा है आपके माइक से, मजा नहीं आएगा फर्क इससे। नहीं। ओके। भाई शोर शोर बहुत आ रहा है आपके माइक से ना, आप या तो आप माइक दूर कर दें थोड़ा सा। एक मिनट रुके, मैं भी कोशिश करता हूँ। एक मिनट, अब आ रही है जी आवाज ठीक। जी, अब बेहतर है, अब बेहतर है। अब यानी आप ना माइक थोड़ा सा दूर, या सांस लें तो थोड़ा दूर रखिएगा माइक, ठीक है। चलिए, अच्छा ओके ओके। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं चेंजेस जो पैसिव, या फिर शोर आ रहा है, माइक म्यूट कर लें। एक मिनट। अब हाँ, क्योंकि शोर आ रहा है, इसमें फायदे नहीं जी, थैंक यू। अच्छा, मैं ना अपना मुख्तसर बात रख के फिर आपको मौका देता हूँ, फिर आप बात करेंगे, मैं सुनूंगा, फिर मैं उस कर लूँ। अच्छा, ये याद रखिएगा, मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको कह रहा हूँ। एक है ऐसी एवोल्यूशन जो बाय इट मींस के चेंजेस आना, ठीक है, यूजफुल बेनिफिशियल चेंजेस आना ह्यूमन बॉडी के अंदर या सेम स्पीशीज के अंदर, जिससे जो बेनिफिशियरी हो, ठीक है ना, जो यूजफुल हो, जो पर्पजफुल हो, ठीक है ना, जिसे हम टेलियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं किसी भी मशीन के अंदर, ऐसी चेंजेस जो पर्पसफुल हो सेम स्पीशीज में, ऐसी चेंजेस को तो ऑब्वियसली हम मानते हैं। मिसाल के तौर पर चलें, और अगर आप वो चेंजेस कह रहे हैं, मैं मिसाल दे सकता था। मिसाल के तौर पर जो बच्चा पैदा होता है उसका जो स्कल होता है प्रीनेटल स्टेज में, वो जेली टाइप होता है, नरम होता है। जो बच्चा माँ के पेट में होता है उसका जो ये स्कल जो होता है, खोपड़ी होती है इसकी, बोन, ये फ्लेक्सिबल होती है, नरम होती है, लाइक अ जेली, क्योंकि उसने उस एरिया से निकलना होता है जहां फोर्स यूज होती है, जहां नैरो होता है एरिया। अगर वो उसी तरह हार्ड हो प्रीनेटल स्टेज में, तो बच्चे का दिमाग, बच्चा जिंदा नहीं पैदा हो सकता, वो क्रश हो जाएगा। मगर जैसे वो बच्चा बाहर निकलता है, उसकी वो बोन जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब ये है कि इससे पता चलता है कि ये पर्पसफुल था, ये बेनिफिशियरी था उस बच्चे का प्रीनेटल में ऐसी स्टेज, ऐसा ऐसा दिमाग होना। मगर बाहर निकल के यही सर जो है ये एक हेलमेट का काम करता है, ये जो बोन होती है बड़ी स्ट्रांग हो जाती है और आपको सिक्योर करती है आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि अगर आप इस एवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये तो मैं कायल हूं, मगर ऑब्वियसली जो आप डार्विनियन एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो डार्विनियन एवोल्यूशन अभी भी साइंटिफिक एविडेंसेस
और जिसे आप कहते हैं प्योर साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अभी भी स्टेब्लिश नहीं हो पाई जो डार्विनियन एवोल्यूशन है। ठीक है, ये मेरी राय है। एक मिनट बाकी आप बताएं, आप एक किस मिनट एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं? यहाँ पे मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। आपने कहा कि ये एविडेंस के साथ नहीं है ना? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ एविडेंस, मिसाल के तौर पर एविडेंस जो डाटा हमें दिया जाता है वो डाटा एवोल्यूशन को पर्टिकुलरली एवोल्यूशन को, स्पेसिफिकली एवोल्यूशन को ही सपोर्ट करता हो ऐसा नहीं है। वो डाटा एम्बिगुअस है, ये बात है। ठीक है, इतनी बात मैंने की है। एमपी यानी एमपी किस मतलब? आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो एक डाटा हमारे सामने आया जिसको जिसकी इंटरप्रिटेशन मल्टीपल हो सकती है। उसकी इंटरप्रिटेशन ये की जाती है कि इससे कॉमन एंसेस्ट्री पता चलती है, या इससे ये पता चलता है कि हम जो है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट, यानी एक ट्री है जिसको डार्विनियन एवोल्यूशनरी ट्री कहा जाता था कि हम उस ट्री के मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, ये अज्यूम किया जाता है। पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं ना, एक जो है ना, ये लोगों में मिसकंसेप्शन है, एक थ्योरी है, फैक्ट नहीं है। पहले आपको मैं क्लियर कर दूं थ्योरी मैंने क्या होती एक है। मिनट, सुने 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 जरा, सुने there सुने is a- सुने 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 हम्म, सुने सुने मैंने थ्योरी वर्ड यूज किया, स्क्रिप्ट नहीं चलेगी यहाँ। मैंने थ्योरी बोला, नहीं, आप ये बोलते हो ना कि मैंने बस ये बोला एक कि थ्योरी है। सुने जरा, सुने जरा, सुने। हम्म, मैंने ये वर्ड ही नहीं बोला कि एवोल्यूशन थ्योरी है, फैक्ट नहीं, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। मैंने तो ये बोला ही नहीं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग इसका ऐसे मतलब है करते आपके हैं। पास कोई स्क्रिप्ट है, मैं वो स्क्रिप्ट अभी फॉलो नहीं कर रहा। स्क्रिप्ट नहीं, ये मैं बता रहा हूँ कि मिसाल के इस्लामिक तौर पर मैं स्कॉलर भी आसान यही करता हूं बोलते आपके लिए, मैं आपके लिए बयान भाई आसान हैं। कर देता हूं। मुझे आपने एक कंक्रीट एविडेंस, साइंटिफिक एस्टेब्लिश फैक्ट देना है जिससे पता चल सके कि उसकी सवाए उसकी इंटरप्रिटेशन एवोल्यूशन के और को हो ही नहीं सकती, यानी डार्विनियन एवोल्यूशन ऑब्वियसली, यानी ये कॉमन एंसेस्ट्री की एवोल्यूशन। सिंपल एक। आप ये कह रहे हो कि एवोल्यूशन बस गैस मार दिया है उन्होंने कि, और ये क्या बोलते हैं, ये ऐसे ही फेक है, बस गैस मार दिया है। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं आपसे अब एविडेंस मांग रहा हूं। आप मानते हो ना कि एवोल्यूशन ठीक है, एविडेंस मानते हो ना? आप सुनो, आपको बताता हूँ मैं एविडेंस, सुनो। नहीं बताना नहीं है मुझे, देना एविडेंस जल्दी से, मुझे लिंक दे दें, मुझे बताना है आपने जी। मैं इस वक्त कहाँ से लाऊंगा एविडेंस? मैं आपको अच्छा, आप ठीक है, ये आप जो है एविडेंस ना, बेस्ड बात करनी है। मैं जो बात करूंगा, मैं उसका एविडेंस लाऊंगा। आप जो बात करेंगे उसका एविडेंस लाएंगे। अगर आप एक साइंटिफिक एग्नोस्टिक हैं तो आपको एविडेंस के बगैर बात नहीं करनी चाहिए, तो एविडेंस प्रोवाइड करें मुझे, सिंपल, मेरा राइट है। अरे एक नॉर्मल सा फोन है, आप जो है क्रोम पे जाओ, सर्च करो पहले जीन जीन म्यूटेशन इन ह्यूमंस एंड अर्लियर स्पीशीज ऑफ मैं कुछ होमिनिन। नहीं, मैं सुने जरा, सुने, मैं गूगल शूगल पे कोई नहीं, जो प्योर मैं कोई साइंटिफिक ऐसे गूगल सर्च इंजन है, सुने जरा ब्रियान भाई, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है ना? मुझे चाहिए हार्ड साइंस, मानते नहीं इसे आप, एम्पिरिकल एविडेंस, है ना, मैं एक्सपेरिमेंटल मैं एविडेंस। मुझे मैं कोई स्टेब्लिश ऐसे साइंटिफिक मुझे स्टेब्लिश साइंटिफिक जर्नल या स्टेब्लिश साइंटिफिक पेपर चाहिए जो आप ये समझें कि जिसने प्रूव कर दिया है कि एवोल्यूशन बियॉन्ड थ्योरी है, बियॉन्ड जनाब जो है वो एक डाउट हो गया, स्टेब्लिश हो चुका हुआ है। अरे एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट काम था, एक मिनट चलो रुकेंगे आप, एक सेकंड। ठीक है, आप ढूंढ लें, ठीक हो गया। मकसद कहने का ये देखें, सिंपल बात है, थ्योरी एवोल्यूशन की जो थ्योरी डार्विन ने पेश की है वो थ्योरी है नहीं है, फैक्ट है क्या नहीं है, हमारा इस मसला नहीं है। मसला ये कि जो चीज पेश की जा रही है उसको हम साइंटिफिक बेसिस पे टेस्ट कर लेते हैं, साइंटिफिक बेसिस। गूगल एक सर्च इंजन है, ये बच्चों के काम तो आ सकता है, मगर जब आपने साइंटिफिक डिस्कशन करनी है ना टेबल पर, और आपने उसको प्रूव करना है, एज अ फैक्ट सामने रखना है, तो फिर उसको एविडेंस बेस होना चाहिए, ठीक है ना? वो एम्पेरिकली, रैशनली, साइंटिफिकली प्योर उस बुनियाद के ऊपर आना चाहिए। यही वजह है। मैं बाय द वे आपको बताऊं, मैं मसरूफियत की वजह से ये सब्जेक्ट नहीं रख सका, मगर मैं ये सब्जेक्ट रखूंगा कि साइंस और साइंटिसिज्म में क्या फर्क होता है। जो साइंटिज्म है उसमें और साइंस में फर्क है, ठीक है? और ये फर्क इतना बड़ा है कि खुद स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं
इस पर बकायदा वेस्ट के अंदर क्रिटिसिज्म मौजूद है कि हमारे नौजवानों को साइंस के नाम पर साइंटिज्म दे दिया गया। साइंटिज्म का मतलब ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ, यानी आसान लफ्जों में सिर्फ और सिर्फ ये माने कि साइंस, साइंटिस्ट ने जो बात कर दी, या साइंस ही वाहिद जरिया है हक तक पहुंचने का। ये बात गलत है। और कई एथियस्ट फिलोसफर्स हैं, कई एथियस्ट साइंटिस्ट हैं जो इस चीज को नहीं मानते। इसको हम इंशाल्लाह एविडेंस बेस इसको लेकर चलेंगे, ठीक है, मगर आपने ये चीज समझनी है। जी ब्रियान भाई आप आगे। अच्छा ब्रियान भाई, मैं क्या कह हाँ रहा तो था, मैं कह रहा था कि मुझे गूगल सर्च इंजन पे ना डालें, आपने एक कुछ मिनट स्ट्रॉन्ग आप यार, एक मिनट, आप बहुत टोकते हो बात में। पहले एक बंदे की सुन लिया करो बात, फिर आप बोला करो। ऐसे मैं मत आपकी बात टोक रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज बात हो रही है, इस वे में चलो आप। ठीक है, ठीक है, आप बात करो पूरी, मगर जो मेरी डिमांड है उस डिमांड के पहले मुताबिक आपने चलना ना। मैं आपको, देखें मेरी बात सुने प्यारे भाई, मैं आप मेरे छोटे एक भाई हो। मिनट, जी जी बोलो। मैं ऐसे हवाई में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, रिसर्च की, तब जाके इधर आया हूँ आपसे पूछने। हाँ तो मुझे एविड जो आपने रिसर्च किया उसको मेरे साथ शेयर तो करें ना भाई। 12th की आपने वो बायोलॉजी पढ़ी है, ह्यूमन एवोल्यूशन की? यार 12th की बायोलॉजी मुझे पढ़े हुए भी जो है ना 12 डेकेड गुजर गए हैं। तो थोड़ी वो थोड़ी ना, मेरी बात, मैं अभी मेरी बात थोड़ी सुने, ना आपके मेरी सामने बात ला सुने सकता हूँ किताब। प्यारे भाई, सुनो, अब आप सुनो प्यारे मेरी भाई, बात। प्यारे ये भाई मेरी बात जी, सुन लो। प्रेम भाई, प्रेम भाई मेरी बात सुन। आप क्या हकीकत इस चीज को मानते हो कि एविडेंस की बेस पर आपको एक आर्गुमेंट रखना चाहिए, ये आपको अपनी मर्जी से रखना चाहिए? मैं मानता हूँ ट्रस्ट मी ब्रो, व्हाट इज योर रेफरेंस, ट्रस्ट मी ब्रो, मैंने बहुत पढ़ा है ना इसलिए आया हूँ। ये क्या बात हुई, रेफरेंस देना प्यारे भाई। मैं जी मैं हवाई में थोड़ी ना बोलूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप जो है, मैंने 12th की एक बायोलॉजी पढ़ी, ओपन एआई से जो है वो रिसर्च की है, और क्रोम वगैरह वेबसाइटों पे जाके देखा है। अब आपके सामने ये कहाँ से लाऊंगा मोबाइल में? मैं आपसे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है और मैंने भी पढ़ा हुआ है, इस बेस पे बात हो रही है। अच्छा मेरी बात सुने प्यारे भाई, मेरी बात सुने, एक मिनट के लिए मान लेते हैं जो आप कह रहे हो वो ठीक है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। भाई, मुझे कोई एक रेफरेंस यार तो ये आप फैक्ट है, कोट कर पहले आपको सकते हैं ना। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपने रिसर्च रेफरेंस की होगी, सुनो। आप एक आपने पढ़ा होगा। सुनो, आप एक, मैं आपको मेन फैक्टर बताऊं, जीन्स लेवल पे। फिनोटाइप्स का तो आप छोड़ ही दो, ये होमो इरेक्टस हैबिलिस निएंडरथल्स तो लाइनों में पड़े हुए हैं, हमारा डीएनए तो उन्हीं से मिला हुआ है। आपको मैं जीन्स लेवल पे बताता हूँ कि हाँ, हम, क्या क्या हमारा क्या एवोल्यूशन जो है हुआ, करेक्ट है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या है ये होमो इरेक्टस, ये होमो, ये क्या है, ये क्या, ये कौन है, ये कौन है ये? हमारे अर्ली स्पीशीज आपने नहीं देखे हैं? अर्ली स्पीशीज कौन से वाले? हमारी पूर्वज, पिछली नस्ल के इंसान। पहले आप एक समझो, इंसान यानी बंदर हमारी, से नहीं आया हमारी है, पिछली, बंदर अलग वाली। ये नहीं, मैं सुनना चाह रहा हूँ, ये होमो इरेक्टस जो है ये आपकी और मेरी तरह स्पीशीज थी है? ये क्या कहते, क्या बोलते हैं, फुल्ली ह्यूमन नहीं, ह्यूमन बनने की जो है उस फेज में, जो है उस लेवल की स्पीशीज। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। ह्यूमन यानी होमो इरेक्टस जो है वो सेपियन से पहले गुजरे हैं, हाँ? हमारे से पहले हाँ, वाली प्रजाति। हाँ, हमारे से पहले वो यानी सेम स्पीशीज में आते हैं या स्पीशीज अलग थी कोई, ये जानना चाह रहा हूँ। पहले आपको मैं एवोल्यूशन का बेसिक ही समझा देता हूँ, नहीं नहीं, आपको ये देखिए आपने बेसिक ही ना, बतानी है वो एवोल्यूशन भाई कैसे। आपने, आपने नाम लिया ना, मुझे बताएं तो सही कि जो रेक्टस हैं ये सेपियन से पहले आए, तो सेम स्पीशीज है, स्पीशीज अलग है, थोड़ा समझाया तो सही, मुझे जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट, पहले जो थे ना हमारे कॉमन एंसेस्टर, जो ग्रेट एप्स नहीं है, गोरेला, ओरेंगटस, और ये क्या नाम है इनका, देखें ये वो मेरी चिंपैंजीज, बात, हमारा जो मेरी बात कॉमन भाई ब्रियान एंसेस्टर भाई, था। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ ना, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ भाई। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना आपको मैं ये बेसिक से। रुको आप तभी आपको ये मेन क्लियर होगा कि कैसे है। भाई मैं, मुझे एक, मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे, मैं बोरिंग नहीं होना चाहता, मुझे बहुत बोर कर रहे हैं आप, ठीक है? पहले ही मैं, ये मुझे इतनी ज्यादा मैं नहीं, थोड़े मैं बोर कर रहे हैं आप, मुझे ऐसे लग रहा है मैं प्रोफेसर तेजस्वी से दोबारा पढ़ने के लिए आ गया हूँ।
अभी मेरा मूड नहीं है दोबारा क्लास में जाने का। अच्छा सुने चलो रेहान भाई, सिंपल आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई ये गप गपैया है, यानी ये गप शप टाइम और चाय पानी टाइम, ठीक है? क्योंकि आपको तो मम्मी बुलाएंगी, आप चले जाएंगे, ठीक है जी, मैं रह जाऊंगा अकेला। तो ऐसा करते हैं ब्रान भाई, सिंपल सिंपल एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट एविडेंस देना जो एवोल्यूशन को बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश कर जाए। सिर्फ एक प्लीज, एवोल्यूशन को, जो एवोल्यूशन आप क्लेम कर रहे हैं, प्लीज। एविडेंस यही है, आप जाओ सीधा वेबसाइट क्रोम पे, वहां पे सर्च करो ह्यूमन की जो जीन जेनेटिक लेवल पे जो एवोल्यूशन है उसका पूरा पैराग्राफ, वो आपको वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी, फुल डिटेल में बताएंगे कि कैसे जो है ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं। वो जीन्स लेवल पे, जीन्स समझते हैं आप, जेनेटिक्स। अच्छा, कितनी यानी होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस के दौरान जीन्स की कितनी चेंजेस हुई हैं? ये म्यूटेशंस होती, इवॉल्वेशन, ये कोई ऐसे नहीं कि पहले होमो इरेक्टस था और भड़क से होमो सेपियन बन के, सालों सदियां लग जाती हैं एक क्या बोलते हैं एवोल्यूशन को होने में। अच्छा, ये जो कैम्ब्रियन अच्छा एक्सप्लोजन हुआ था, ये कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का सुना है आपने? जी नहीं, नहीं सुना? आप कह रहे हैं सदियों लग जाती है बता रहे। एवोल्यूशन होने में, म्यूटेशन होने में। तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन निकला, यानी जो उसके फॉसिल रिकॉर्ड निकला है, वो तो कहते हैं कि एक टाइम के ऊपर मल्टीपल स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। ये तो आपकी उसने उड़ा के रख दिया आपकी मिलियंस हाँ जी, एंड तो मिलियंस ईयर्स की एवोल्यूशन को। ये देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ, आपने तो नहीं देना सबूत, ठीक है? आप तो मुझे कह रहे हैं ट्रस्ट मी ब्रो, ठीक है? हेलो, ओ भाई नहीं आ रही आवाज भाई, क्या करूं मैं आपका, क्या करूं? ठीक है, डाटा नहीं है ना इस वक्त, वो है डाटा। हाँ ये देखिए जरा, हाँ जी, तो क्या बोल आप कह रहे रहे हैं ना कि मिलियंस, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। आपने तो नहीं दिखाया, मैं क्या करूं अब? आपने कहा जी वो रैपिड जो है, रैपिड नहीं होता, सडन नहीं चेंज होती, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स लगते हैं। एवोल्यूशन? ये देखे नहीं, जरा, एवोल्यूशन ये साइंस, सुनो आप, साइंस डायरेक्ट का। ओ भाई यार जाता भाई, चलता भाई, नहीं करो ना यार प्लीज, आपकी मेहरबानी नहीं करो, रेफरेंस नहीं है तो नहीं करो ना यार, शरारत आपकी मेहरबानी, या तो कुछ लेके आओ, आपकी मेहरबानी। ये देखिए साइंस डायरेक्ट का आर्टिकल मैं रख रहा हूँ, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, ठीक है? ये क्या बयान कर रहे हैं? वो कहते हैं सडन अपीयरेंस ऑफ फॉसिल्स दैट मार्क द सो कॉल्ड कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हैज इंट्रिग्ड एंड एक्सरसाइज्ड बायोलॉजिस्ट सिंस डार्विन्स टाइम. In on the origin of species, Darwin made it clear that he believed that ancestral forms lived long before their first fossil representatives. ठीक है? अब मसला ये है कि डार्विनियन एवोल्यूशन तो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर सडन आपको बड़े पैमाने पर फॉसिल्स जो हैं वो रिकॉर्ड मिलता है, फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है। अब अगर एवोल्यूशन मिलियंस आपको एंड पता है मिलियन ये ईयर पर हुई है, सुनो, यार क्या करें, क्या करें, क्या करें भाई का? हाँ सुनो बोलो। बोलो। ओ यार टेक केयर, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्र, थैंक यू ब्रियान भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। मैं माजरत चाहता हूँ ब्रियान भाई, बुरा नहीं मानना, आपकी एक तो आवाज डिले आ रही है, माइक में इशू है, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी 12th क्लास की बुक सुनना शुरू कर दूं। देखें अगर आपको पेपर देने हैं 12th क्लास के, तो आवाज हक अनसेंसर्ड की स्ट्रीम रिवीजन का एरिया नहीं, ये ट्यूशन सेंटर नहीं है, कोचिंग सेंटर नहीं है कि यहाँ आपने आके 12th क्लास का सबक मुझे सुनाना है कि अलिफ अब्बा और बे बब्बा और पे पप्पा, नहीं, यहाँ नहीं, प्लीज। मैं बुरा नहीं मानिएगा ब्रैन भाई, ठीक है? आप मेरे छोटे भाई हो, मगर नहीं, सॉरी, मैं जो चीज बोल रहा हूं मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं। आपने कहा रैपिड चेंज नहीं होती, सडन चेंज नहीं होती, मिलियंस एंड मिलियंस अरबों सालों लग जाते हैं। वो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो रिकॉर्ड निकला पूरा और एम्पिरिकल एविडेंस है, उन्हें पकड़ कर उड़ा के रख दिया, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो सामने आया, उससे ये चीज पता चलती है कि बड़े बड़े जो एनिमल किंगडम के अंदर कुछ जानवर हैं जिनके फॉसिल्स आपको मिले, आप और एक सेम टाइम पीरियड के ऊपर,
यानी उनकी जो कार्बन डेटिंग की गई, उसकी स्टडी की गई, तो पता चलता है कि सेम टाइम के अंदर ये सारी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही थी। तो आप कह रहे थे कि सेम टाइम के ऊपर इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर डायनासोर्स आज डायनासोर्स आज क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहे? क्योंकि एवोल्यूशनरी टाइमलाइन के अंदर उनका उस वक्त एक्सटिंक्ट हो जाना, मर जाना जरूरी था, तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे, वरना तो नहीं। ठीक है। होमो अरेक्टस, होमो हैबिलस क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? उसकी वजह यह है कि सेपियंस में वो, अकॉर्डिंग टू देयर थ्योरी, ऑब्वियसली मैं इनके नरेटिव को लेकर चल रहा हूं, समझना। तो अकॉर्डिंग टू देम ये स्पीशीज जो हैं ये ब्लेंड हो गई, ये इसमें जो है ना मिक्सअप हो गई, लिहाजा वो सेपियंस की शक्ल इख्तियार कर गए। और एरेक्टस जाता रहा, एबिलस जाता रहा, नेanderthals जाते रहे, और तीसरे चौथे जितने भी हैं वो सारा ट्री वो जाते रहे। ये इनकी थ्योरी है, ये थ्योरी है। अब मैंने इनसे ये सवाल क्यों पूछा था कि क्या आप एरेक्टस को, इनको आपस में सॉरी एक स्पीशीज मानते हैं, एक स्पीशीज मानते नहीं मानते? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग एवोल्यूशन पर बात करने वाले जो हमारे लोग हैं वो स्पीशीज को ऑब्जेक्टिवली डिफाइन ही नहीं कर पाए अभी तक। इस स्पीशीज में क्या चीजें होनी चाहिए? अगर ये कहें कि एरेक्टस और स्पीशीज थी, ठीक है जी, सेपियंस और स्पीशीज थी, अभी रिसेंट स्टडी के अंदर इनकी आपस में इंटरब्रीडिंग दिखाई गई है। अब स्पीशीज की एक डेफिनेशन के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दैट माइग्रेशन जो अफ्रीका से हुई, उसमें जनाब एरेक्टस एक टाइम था कि कई हजार साल गुजरने के बाद जब सेपियंस की शक्ल इख्तियार कर गए, तो सेपियंस और एरेक्टस और ये, या मुझे मैं नाम मिक्स ना कर जाऊं, अब इन्होंने आपस में इंटरब्रीड किया, इंटरब्रीड किया। ये ऐसे ही है कि जैसे इंसान जानवर के साथ इंटरब्रीड करे, हो सकता है। अगर चिंपैंजी का जनाब डीएनए सेम है तो उसके साथ इंटरब्रीड करो, करके दिखाओ, करो। इसका मतलब है स्पीसीज अलग है। तो ये हमें कैसे क्यों बेचा जा रहा है? या तो फिर स्पीशीज को आपको रीडिफाइन करना होगा, क्या चक्कर है क्या नहीं। भारत दो पॉइंट थे जो मैं रखना चाहता था, मुझे नहीं पता, मैंने आपसे एक कंक्रीट एविडेंस मांगा था, जो एविडेंस ये चीज क्लियर करता, ठीक है, ये क्लियर करता कि एवोल्यूशन, डार्विनियन एवोल्यूशन, नॉट ओनली एवोल्यूशन, ठीक है ना, डार्विनियन एवोल्यूशन बियॉन्ड डाउट स्टैब्लिश होती है। कंक्रीट साइंटिफिक एम्पिरिकल एविडेंस चाहिए ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। सिंपल बात नहीं, ठीक है। खैर, कैसर अहमद राजा साहब जो कि हकीकत में इस सब्जेक्ट पर हमारी टीम में माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको ज़ाय खैर दे। मैं उनका चैनल आपको यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगा, सीखो बाय QAR, कैसर अहमद राजा, वो देख सकते हैं। इसी तरीके से कैसर अहमद राजा साहब की एवोल्यूशन के ऊपर डिबेट्स मौजूद हैं। वो जो जुलाब जमाल के साथ जो डिबेट है ना कैसर भाई की, वो देखने से ताल्लुक रखती है, ठीक है ना, वो देखने से ताल्लुक रखती है, उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव है, उसको आप देखें, उससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ, मॉडरेटर से कहता हूँ अगर वो उसका लिंक नीचे दे सकते हैं तो दे दें, ठीक है। इंग्लिश के अंदर सबूर अहमद साहब है, एक बड़ा नाम है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि डॉर्वेनियन डिल्यूजन, उनका तो नाम ही चैनल का डॉर्वेनियन डिल्यूजन था, जिसको बाद में उन्होंने सबूर अहमद किया। उनकी ये एक्सपर्टीज है, डॉर्वेनियन जो डिल्यूजनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, इनको वो डिबंक करते हैं, एक लंबे अरसे से उनकी वीडियोस मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। एकेडमिक, प्योर एकेडमिक काम है, प्योर साइंटिफिक काम है, इमोशनल रिलीजियस आर्ग्यूमेंट नहीं पेश किए गए, बल्कि प्योर साइंटिफिक, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट पेश किए गए हैं उसमें, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो यहां फर्क है एक चीज का। सब एक मिनट के लिए मान लिया जाए, एक मिनट के लिए, कि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस टुकड़ों के अंदर जो एवोल्यूशनरी एडवोकेट्स हैं जो पेश करते हैं, इससे वो
मजहबी खुदा के इनकार करने में बज़ाहिर अपने आप को कामयाब समझते हैं कि शायद रिलीजियस गॉड का हम इनकार कर पाए, क्रिएटर का इनकार नहीं हो पाता। ये मैं ऐसी सूरत में कह रहा हूं कि अगर आप उस किनारे को मान भी लो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ये ना लगे इनको कि शायद ये कह रहे हैं कि जनाब ओहो हो वाकई हम कुछ अचीव कर पाए हैं। नहीं, अचीव फिर भी कुछ नहीं होता। दैट्स माय पॉइंट। अचीव कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जिस चीज को, ये याद रखना है, जब मैं इस सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, साइंटिज्म है और वर्सेस साइंस, जो प्योर साइंस है, इसी तरीके से एक सब्जेक्ट डिस्कस होना चाहिए कि साइंस में और फिलोसफी ऑफ साइंस में फर्क होता है। याद रखना चाहिए, ये प्रॉपर एक सब्जेक्ट है जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि क्यों जो साइंटिसिज्म की जो गलतियां हैं उनमें से एक गलती ये है कि जो फिलोसफर्स ऑफ साइंस होते हैं वो हार्ड साइंस को जो है वो इन्वोक करने की कोशिश करते हैं, बल्कि मैं अगर कहूं वॉयलेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, जो फिलोसफर्स ऑफ साइंस। ठीक है, इस पर बकायदा रिसर्च मौजूद है। मैं कोशिश करता हूं कि अगर कुछ दिखा पाऊं तो ठीक है, अदरवाइज हम इस पर बात करेंगे कुछ थोड़े दिनों में इंशाल्लाह, अगर मुझे मौका मिला तो। ठीक है, हम इसको आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एतबार से कि न्यू अटलांटिस में ये आर्टिकल छपा, ऑस्टिन का, द फॉले ऑफ साइंटिज्म, द फॉले ऑफ, ये क्या हुआ है यार, ऐसे क्यों आ गए? ओके, हाँ ठीक है, अब सही। अच्छा, ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूं। ठीक है, ताकि आप, अगर आप में से को पढ़ना चाहे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें डिटेलिंग दी गई है, आर्ग्यूमेंटेशंस हैं, जिससे आपको पता चलता है कि साइंटिज्म क्यों गलत है वर्सेस साइंस। ठीक है, ये आपने समझना। इसमें देखिए जो हेडिंग लिखी है ना उन्होंने, वो ये लिखी है, व्हाई साइंटिस्ट शुड नॉट ट्रेस पास ऑन फिलोसफीज डोमेन। मिसाल के तौर पर डॉकिंस जो है वो साइंटिस्ट, वो फिलोसफी की डोमेन में जंप करने की कोशिश कर। ठीक है जी, इसी तरीके से जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं या फिजिसिस्ट होते हैं, ठीक है, प्योर फिजिक्स, वो बेसिकली जो है फिलोसफी की डोमेन में जंप करना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जो प्योर साइंस थी एम्पिरिकल बुनियादों के ऊपर, वो साइंटिज्म की नजर हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उससे बेवकूफी और अंधभक्ति और एक अकीदा जन्म लेता है, जो अकीदा सवाए मजहब बेजारी, खुदा से मुतल्लिक नफरत की बुनियाद पर रखा जाता है। इसको मजीद कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने आर्टिकल का लिंक देना था, जिसका मकसद था ये बताना आपको कि इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले दिनों में। बहुत जरूरी है इस पर बात करना। ठीक है, तो पॉइंट आपने समझ लिया। हमारी नजर में जो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हुए हैं वो ये चीज है, हमें प्योर साइंस जो एविडेंस की बुनियाद पर स्टैब्लिश हो और जो है वो हकीकत की बुनियाद पर सामने आए, ट्रुथ की बुनियाद पर, हमें उसके मानने में कोई इनकार नहीं। हमें ये मानने में इनकार है कि यही वाहिद जरिया है, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं हो सकता। ठीक है, एक स्कॉलर गुजरी जिनका नाम है, मैं एक और डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा। ये बेसिकली जो स्कॉलर हैं ये एथिस्ट हैं, फौत हो गई। ठीक है, फिलोसफर थी साइंस की, जिनका नाम है मैरी मिडक्ले। उनकी एक किताब मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर, राइट, आगे। ठीक है, ये किताब आप देखें, ये भी आप याद मुझे रखिएगा इस टॉपिक के ऊपर जब आप डिस्कस करेंगे,
तो डिटेल के अंदर इसको डिस्कस हम करेंगे। याद रखें ये नॉन रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं। बेसिकली जो मैरी मिडग्ले हैं ये एक ब्रिटिश फिलोसफर थी, फोत हो गई, और इनका मानना यह था कि साइंटिज्म की वजह से रिलीजन और साइंस के बीच में क्लैश होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, साइंटिज्म इज एन एक्सट्रीमिज्म जिसकी वजह से साइंस वर्सेस रिलीजन शुरू होता है। साइंस वर्सेस रिलीजन कभी था ही नहीं, डोमेन ही अलग है। यानी आप ये कहें कि आप एक पॉलिटिशियन से ये कह रहे हैं कि वो जनाब यानी प्योरली पॉलिटिशियन ऑब्वियसली, या चले और आसान करते हैं, यानी आप एक मिलिट्री पर्सनल से या आर्मी चीफ से ये कहें कि तुम इकोनॉमी को ठीक क्यों नहीं कर रहे, वो कहेगा मेरा इकोनॉमी से लेने देने कोई नहीं है। तो क्या इससे वर्सेस वाली सिचुएशन कायम होती है? नहीं। साइंस की डोमेन प्योरली अपने बाहर की दुनिया को जानने के हवाले से थी, और वो भी इस एतबार से कि ये इसके मैकेनिज्म को समझा जाए, इसकी टेक्निकलिटी को डिस्क्राइब किया जाए, इसके हिडन ट्रेजर्स को या विजडम को डिस्कवर किया जाए ताकि लोग सीख सकें। ये मकसद था। और रिलीजन क्या था? रिलीजन आपको आपकी इनर पर्सनैलिटी को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करता है आपकी मॉरल ग्राउंड से, आपकी पॉलिटिक्स से, आपकी सोशल लाइफ से। साइंस कभी भी ये डिस्क्राइब ना करती कि मोरालिटी क्या होती है, ये आपका कीदा क्या। खैर बरत, तो ये क्लैश है जिसको वो समझाने की उन्होंने कोशिश की है। अ मॉडर्न मिथ एंड इट्स मीनिंग, साइंस एज सल्वेशन, ये सब्जेक्ट है पूरा किताब का। आपको पता होना चाहिए जो साइंटिज्म के मानने वाले लोग होते हैं उनका मानना ये है कि रिलीजन जो है वो अब आउटडेटेड हो चुका है, लिहाजा साइंस एज अ सल्वेशन सामने आती है, साइंस रास्ता है निजात का। इस मिथ को वो बस्ट करने लगी हैं। ये किताब आप देख सकते हैं, लंदन एंड न्यूयॉर्क से ये छप गई जनाब आपके सामने। अच्छा जी, यहां हम चलेंगे, एक मिनट मुझे देखने दें कंटेंट्स के। difficulties of decide. So uninhabitable vacuum, vacuum between the philosophy of science and science। ठीक है जी, तो इसको हम चलते हैं पेज नंबर 108 के ऊपर, ये ठीक है जी। इस पर वो बात करती हुई लिखती हैं वो, और ये एथिस्ट है, फिलॉसफी ऑफ साइंस को वो अलग करती हैं साइंस के साथ। वो कहती हैं साइंस कैन नॉट स्टैंड अलोन, वी कैन नॉट बिलीव इट्स प्रोपोजिशंस विदाउट फर्स्ट बिलीविंग इन अ ग्रेट मैनी अदर स्टार्टलिंग थिंग्स। वो कहते हैं साइंस पर डायरेक्ट हम यकीन कर ही नहीं सकते, साइंस को मानने के लिए हमें पहले साइंस से कुछ और चीजों को मानना होगा। इसकी झटकी मिसाल समझें। मिसाल के तौर पर आपके पास एक थर्मामीटर है, जिस थर्मामीटर से आप टेम्परेचर मापने लगे हैं, या आपके पास एक वेट मशीन है जिससे आप वजन करने लगे हैं किसी चीज का। आपको पहले ये मानना होगा, ये ट्रस्ट या बिलीव, ये यकीन करना होगा कि ये चीज जो वजन आपको दिखा रही है, ये मशीन ठीक है, तभी आप यकीन करेंगे कि जो ये वजन दिखा रही है वो ठीक दिखा रही है। आपको उस मशीन के रिजल्ट से पहले उस मशीन पे ये ट्रस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि साइंस से पहले आपको बहुत सी इब्तदाई चीजों पे यकीन करना है, सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, द रिलायबिलिटी ऑफ अवर सेंसेस, यानी आपको यकीन करना है कि आप जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वो सही सुन रहे हैं। ऑब्वियसली आप अपने सेंसेस पर डिपेंड कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग जो है ना वो साइंस से अलग खड़ी है। मेमोरी एंड इन्फॉर्मेंट्स, गवाहों, एंड द वैलिडिटी ऑफ लॉजिक, इफ वी डू बिलीव इन दीज थिंग्स वी ऑलरेडी हैव अ वर्ल्ड फार वाइडर देन दैट ऑफ साइंस। तो साइंस से परे भी हमें एक दुनिया दिखाई देती है। अच्छा, ये बुक आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो। फिलोसफी ऑफ साइंस को और साइंटिज्म और साइंस को बड़े अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि कहाँ पर जो है लोग गलती कर रहे हैं। ये बुक आपको मिल जाएगी। मैंने इसका नाम आपके सामने रख दिया था, साइंस एज सल्वेशन बाय मैरी मिडग्ले। खैर, इसको हम कभी और दिन के लिए रख लेते हैं मजीद टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, मगर ये वो बुनियाद कि आप ये कहें कि साइंस का पहले आप रिलीजन से क्लैश करवाएं, और उस क्लैश की बुनियाद पर आप ये कहें कि चूंकि साइंस और रिलीजन आमने सामने खड़े हो गए हैं तो मैं साइंस के साथ खड़ा हूं। वही साइंस और रिलीजन आमने सामने आ ही नहीं सकते, तो आप साइंस के खड़े कैसे खड़े हो सकते? वो आमने सामने आ ही नहीं सकते।
उनकी डोमेन ही अलग है। और मान लें एक मिनट के लिए कि साइंस अपेरेंटली अपेरेंटली साइंस रिलीजन के खिलाफ खड़ा हो। ये मैं एक अम्ब्रेला टर्म यूज कर, रिलीजन मुराद हमारी यही है कि हम तो मुसलमान हैं, तो इस्लाम की बुनियाद पर ये बात करते हैं हम। हर रिलीजन के लिए और रिलीजन की हर डिटेल को हम डिफेंड करें तो मुमकिन नहीं है। हाँ, कोर जो बिलीफ है उसको तो हम ये कह सकते हैं कि हर रिलीजन चूंकि एक खालिक और क्रिएटर का मानने वाला है, तो इस इशू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस बिलीफ को। मगर रिलीजन की हर हर डिटेल को, हिंदुइज्म की ऑब्वियसली वो तो नहीं करते हम, बल्कि हम तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और वो भी हमारे हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं उसके अलावा। अच्छा, तो एक मिनट के लिए मान लें कि साइंस जो है वो रिलीजन के आमने सामने खड़ी हो गई है, एक दूसरे के ओपोजिशन में आ गए हैं। ऐसी सूरत में याद रखना चाहिए कि साइंस जिन चीजों पर बड़े कट्टरपंथी के साथ खड़ी थी, बड़े एक्सट्रीम स्टांस लिए हुए थी, पिछले 50 सालों के अंदर 180 डिग्री की जंप की है, उसने चेंज किया है, जिम्नास्टिक की है 180 डिग्री की। जिससे एक चीज पता चलती है कि साइंस जिन बुनियादों के ऊपर कोई चीज रखती है वो एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन है। लिहाजा साइंस की बुनियाद के ऊपर जो बिलीफ्स हैं या साइंस की बुनियाद के ऊपर जो अकायद हैं उनको तब्दील करना, ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपनी डोर किसी ऐसे शख्स के हाथ में दे रहे हैं जो अंधा है और कुएं के पास से गुजर रहा है, वो कभी भी कुएं के अंदर गिर जाएगा। आई रिपीट, साइंस जो कि कल्टी मारती है, याद रखें उसके हाथ में अपनी डोरी देना और अपने अकायद की तब्दीली करना, ये ऐसे ही है कि आप एक अंधे आदमी के हाथ में अपनी डोरी दे रहे हैं और कुएं के पास से गुजर रहा है, उसमें गिर सकता है। लिहाजा ये बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेंगे। ज्यादा बेहतर यह है कि आप वो चीजें जो स्टैब्लिश हैं, मुत्तफिका हैं, मुत्ताहिदा हैं, उनके हवाले से भी हमने ये चीज देखी है कि साइंस कैसे कल्टी मारती है। तो लिहाजा ये कहना कि वाहिद हल ये है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। तो भाई की जो बुनियाद थी वो बेसिकली गलती थी साइंटिज्म की बुनियाद के ऊपर, कि वो ये कह रहे थे कि 12वीं की किताब में ये लिखा हुआ है, इस्लाम में उसके बरक्स लिखा हुआ है, लिहाजा मैं 12वीं की किताब को मानता हूं, मैं साइंस को गलत मानता हूं। भाई तुम्हारी 12वीं की किताब जो है वो किसने लिखी है? एक पूरा सब्जेक्ट है, इसको कभी पढ़िएगा। वो सब्जेक्ट है जो इंटेलिजेंट डिजाइन के एडवोकेट्स हैं उन पर बड़ी तगड़ी सेंसरशिप लगती है वेस्ट के अंदर। अब याद रखें, हर इंटेलिजेंट डिजाइन के आर्ग्यूमेंट को हम सपोर्ट नहीं करते। बीइंग अ बिलीवर, एक इस्लामिक बिलीवर, हम इंटेलिजेंट डिजाइन के जो एडवोकेट्स हैं उनको 100% हम सपोर्ट करें या ये कहें कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कि प्योरली नॉन मुस्लिम बेस पर वो सामने आ रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है वो कई गलत चीजें भी पेश करते हैं, ठीक है, वो कुछ और अल्टरनेट पेश करते हैं। मगर यहाँ मसला जो है वो ये है कि वेस्ट में ये चीज देखने में आई है कि अगर आप इंटेलिजेंट डिजाइन के एडवोकेट हैं, प्रो इंटेलिजेंट डिजाइन यानी एंटी एवोल्यूशन आप रिसर्च पेश कर रहे हैं, डार्विनियन एवोल्यूशन के खिलाफ रिसर्च पेश कर, तो साइंटिफिक कम्युनिटी आपके ऊपर सेंसरशिप लगाती है, वो आपको बंद करने की कोशिश करती है, आपके रास्ते में रोड़े अटकाती है। उसके पीछे वजह यह है कि बड़े पैमाने पर फंड्स रुक जाने हैं, बड़े पैमाने पर जो आप ये समझें कि जो बजट्स हैं वो उससे इफेक्ट होते हैं। इसका जिक्र मैंने एक किताब के अंदर किया था, पॉल डेविस की, जो फिफ्थ मिरेकल के नाम से किताब मैंने पेश की थी। उसमें उसने इस बात का इकरार किया था कि साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत सी चीजों को इसलिए बाहर नहीं आने देती क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका बजट इफेक्ट होगा। अगर वो चीजें सामने आई तो उन्होंने तो लोगों को बड़ी बुनियाद के ऊपर बड़े पैमाने पर ये चीजें बताई हुई थी, लोग तो कहेंगे ये तो आपने हमें ये पढ़ाते रहे, तो ये निकला, तो ये हुआ, तो वो हुआ, तो धोखा हुआ, ठीक है। या गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपको फंड करना या सपोर्ट करना छोड़ देंगी क्योंकि उससे मजहबी मुकदमा जो है वो स्ट्रांग होता है। जो रिलीजियस स्टांस है वो
स्ट्रांग होता है। ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। कोई सोच सकता है कि वो इतनी बड़ी बात नहीं है। याद रखें, अकीदा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ये याद रखना आपने। अकीदा बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इसका फर्क आपने देखना है तो आप एक मुवाहिद को और एक मुशरिक को देखें। एक मुवाहिद में आपको गैरत नजर आती है, एक मुवाहिद में आपको जुर्रत नजर आती है, एक मुवाहिद के अंदर आपको जिम्मेदारी नजर आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है। वेयर एज एक मुशरिक में आपको बेगैरती नजर आती है, आपको खौफ, डर और अलकस नजर आता है। इसी तरीके से आपको वो बुराइयों के अंदर पड़ा हुआ ज्यादा नजर आता है रादर देन एक मुवाहिद के। ये अकीदे का बुनियादी तौर पर फर्क है। इसी तरीके से एक मुल्हिद और मोमिन में अकीदे का बुनियादी तौर पर फर्क होना चाहिए। एक मोमिन अल्लाह के डर की वजह से गुनाह नहीं करता और अपनी इस्लाह करता है, ठीक है, हालांकि वो बंद कमरे के अंदर ही क्यों ना हो, ये उसके अकीदे का असर पड़ता है, ठीक है। अब वे एज जो एक मुल्हिद है वो कानून के डर की वजह से बुराई नहीं करे। अब अफसोस ये होता है कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हम बड़ी तादाद के अंदर जो क्राइम है या जुर्म है वो मोमिन के हाथों होता देखते हैं। उसकी वजह यह है कि वो ईमान माँ बाप का दिया हुआ या वो तोते की तरह सिखाया हुआ या पैदाइशी तौर पर हासिल किया हुआ, उसको हम ईमान उस बुनियाद पर कहते नहीं है जो खौफ खुदा पैदा करे, ठीक है। मगर फिर भी कंपेयर टू जो स्टडीज सामने आती हैं, जो सर्वेज आते हैं, उससे पता चलता है कि एक अकीदा आपको बुराई से रोकता है या बुराई की तरफ लेकर जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक मुल्हिद का अकीदा है कि देयर इज नो सच थिंग एज मोरालिटी, एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो किसी जानवर को पानी पिलाए, उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो किसी गरीब को पैसा दे, कोई रीजन नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन। एज एन एथियस्ट वो घड़ सकता है अपनी, ठीक है, वो अपनी कोई रीजन, अपना कॉज, अपनी खुशी घड़ सकता है क्योंकि है तो इंसान ही ना, अपने आप से तो लड़ रहा है मगर अंदर तो इंसान है, तो याद रखना है। मगर जो उसका अकीदा है वो अकीदा उस पर इफेक्ट, वो किसी वो पैसा बनाएगा, वो कुछ भी नहीं उसके अंदर। मगर वेर एज एक जो मोमिन होगा, मोमिन के अंदर ये होता है कि यार मैंने कल कयामत के दिन अगर मुझसे ईश्वर ने पूछ लिया कि तूने ये कुकर्म क्यों किया या तूने अधर्म का साथ क्यों दिया, तो यार मैं तो और पकड़ा जाऊंगा। चाहे कोई सनातनी ही क्यों ना हो, अगर कोई सनातनी मेरी बात सुन रहा है वो अपने सीने पर हाथ रख कर कहे वो मेरी बात से सहमत होगा, क्या उसको ये खौफ नहीं होता कि यार ये जो मैं पाप कर रहा हूं ये पाप मेरे दंड के तौर पर कर्म में सामने आएगा और मेरे अगले जन्म को इफेक्ट कर सकता है, और जो मैं पुण्य कर रहा हूं वो पुण्य मुझे करना चाहिए, ईश्वर का आदेश है, अच्छा काम है। तो ये अकीदा है, ये बिलीफ है, ये विश्वास है, ये वो आस्था है, ये वो श्रद्धा है जो आपको उभारती है धर्म, धार्मिक कार्य करने के लिए और अधर्म से दूर रहने के लिए। अब आप मेरा ये सारी लंबी बात आपको लग रहा होगा ये क्या कर रहा है, अब सुनना गौर से। तो आपको क्या लगता है साइंटिफिक बिलीफ इंसान पर इफेक्ट नहीं डालते होंगे? एग्जैक्टली exactly. अब आपको समझ आएगी कि साइंटिस्ट क्यों नहीं चाहते कि एवोल्यूशन के खिलाफ एविडेंस सामने आए, क्योंकि ये वो अकीदा है जो इंसानों की सोसाइटी को रीशेप करेगा। आपको याद होना चाहिए ये सोसाइटी को रीशेप करेगा, ठीक है। जैसे ही आप ये कहते हो कि आप एवोल्यूशन के थ्रू आए हैं, आपका कोई खालिक नहीं है, तो ह्यूमन सोसाइटी के अंदर से मोरालिटी फुट करके उड़ जाती है। अब आप पेट के बच्चे को अबॉर्शन करो, आप बच्चे को कहीं भी फेंको, आप एक औरत का रेप कर दो, आप एक बंदे को मार दो, आप कुछ भी कर दो, आप भाई एक एनिमल हो। अब उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए थोड़ी सी ग्रूम कर दिया, उसको थोड़ा सा ना उसकी जिसे कहते हैं गार्निश करना, सोशल एनिमल। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल। क्या जानवर रहे हैं यानी गाली है। अच्छा कमाल चेक करें, इस्लाम जब कहता है कि जो अकल इस्तेमाल नहीं करते या जो खुदा के एक खुदा के अलावा पूछते हैं वो शरुल बरिया हैं, क्योंकि अकीदे का असर पड़ता है, जैसे मैंने सही डिटेलिंग दी, बुरा आदमी बन जाता है जी। तो शोर डाल देते हैं इस्लाम ने हमें कहा वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर, बदतरीन मखलूक शरुल बरिया है। अच्छा वही साइंस जब इनको कहती है कि तुम में और एक कुत्ते में सिर्फ
सिर्फ स्पीशीज का तो तुम में एक सुअर के अंदर एक स्पीशीज का फर्क है, तो बाछे खिलाकर कहते हैं वाओ व्हाट अ डिस्कवरी, व्हाट अ नॉलेज। वाह, यानी चेक करो, सोशल एनिमल, यानी आप चेक करो, यानी बंदा इनको कहे आपके अब्बू व्हाट अ सोशल एनिमल मैन, व्हाट अ सोशल एनिमल, वो तो मारेंगे ना मुझे रैप्टे और चांटे, वो कहेंगे ओए मेरे बाप को मेरे मुंह पे सोशल एनिमल जो जानवर बोल दिया। समाजी पशु हैं आपके पिताजी, समाजी पशु। अब बोलो ना जरा, जूते पड़ेंगे कि नहीं? है? छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती, खोपड़े के अंदर डालो, ये मोटी अकल के अंदर छोटी छोटी बातें डालो ताकि पता चले। इससे सादा और इससे सीधी जुबान मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, मुझे नहीं पता और आपकी खोपड़ियों में बात कैसे जाएगी। हाँ, अल्लाह ही हाफिज है इनका और हमारा भी।